हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगातार वीडियो हम बना रहे थे, लेकिन कुछ समय से हम नहीं बना पा रहे हैं। इसके पीछे रीज़न था कि मेरा एग्ज़ाम था और इस वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में 64वीं बीपीएससी का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। उसमें मुख्यतः अगर देखा जाए तो 1454 जो अभ्यर्थी थे उनका रिजल्ट आया हुआ है। और इसमें से एक बक्सर से एक शिक्षक हैं जिनका रिजल्ट राजस्व पदाधिकारी के रूप में चयनित हुए हैं और उनका भी रिजल्ट आया हुआ है। आपको बता दें कि इनका एक छोटा सा जो है इंटरव्यू लिया गया है मेरे द्वारा, और उसमें काफ़ी बेहतर रूप में उनका जो स्ट्रेटजी था उसको हम शेयर किए हैं। आपको बता दें कि उसमें जब हम लोग उनके यहाँ पहुँचे थे तो निश्चित रूप से वहाँ कुछ हरि कीर्तन वगैरह हो रहा था, तो जिस कारण से वहाँ बेहतर रूप से फ्रेश जो है वॉइस नहीं आया है। लेकिन उनका जो एक स्ट्रेटजी था उस चीज़ को हम बेहतर रूप से उनसे इंटरव्यू के दौरान पूछे हैं। तो उन चीज़ों को हम आपको आगे वीडियो में देखिए उसमें शेयर किए हैं। आप आसानी से उस वीडियो को देखकर और आप भी अपने जो आगामी 67th बीपीएससी में चयनित होने के लिए उस मार्ग को अपनाकर आप चयनित हो सकते हैं। तो आगे वीडियो देखिए। मौजूद है मनोज कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने 655 रैंक हासिल किए और इन्होंने 655 रैंक हासिल करने के साथ साथ आपको बता दें कि बक्सर जिला में एक बहुत बेहतर पद स्थापित भी किए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने शिक्षक पद पर होते हुए और इस पद को प्राप्त किए हुए, क्योंकि आपको बता दें कि बक्सर में सबसे बेहतर जो हाई स्कूल है उसमें ये कार्यरत है शिक्षक के पद पर। ये हाई स्कूल पर टीचर के रूप में कार्यरत है। तो आज हम मनोज जी के द्वारा जो है आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इनकी स्ट्रेटजी थी कि एक शिक्षक पद पर होते हुए इन्होंने खुद बीपीएससी को क्रैक किया और एक अच्छा पद भी प्राप्त किए हुए हैं राजस्व अधिकारी के रूप में। तो चलिए हम जानते हैं और थोड़ा सा प्रश्न पूछेंगे कि किस प्रकार से मिशन था, किस प्रकार से इन्होंने किया। सबसे पहले तो मैं मनोज जी का स्वागत करते हैं अपने चैनल में, क्योंकि और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लगातार वीडियो के अंदर बने रहे, क्योंकि आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने पीटी मेंस और इंटरव्यू को क्लियर करके एक अच्छे पद को प्राप्त किए हुए। तो सबसे पहला प्रश्न है सबसे कि आप बताइए कि एक अच्छे शिक्षक पद पर थे, जो कि माना जाता है कि शिक्षक का पद एक सर्वोत्कृष्ट माना जाता है और किसी भी जॉब में देखा जाए तो मुख्य रूप से शिक्षक का पद काफी उत्कृष्ट और सम्मानजनक माना जाता है। आखिर क्या रीजन था जो आपने बीपीएससी को चयनित किया? क्योंकि एक तरह से तो पहले से आप शिक्षक पद पर थे, तो आखिर फिर उसको चयनित किया? इस समाज में आज भी शिक्षक का जो महत्व तो काफी ज्यादा है और सम्मानित है। शिक्षक जब हम सिविल सेवा में जाते हैं तो हमें दायरा होता है। विद्यालय में तो 15 जो है बच्चों को देखता है, और यदि हम एक अधिकारी बन जाते हैं तो हमारे अधीन जो बहुत सारे विद्यालय होंगे और विद्यालय के अपने अपने इस माध्यम से हम अन्य बच्चों को भी कार्य कर सकते हैं। इससे सिविल सेवा में कार्य करने की दायरा काफी ज्यादा है। इससे जो है विभिन्न बच्चे लोग कल्याण कार्य किए जा सकते हैं। सरकार द्वारा योजना बनाई जा रही है, उस पर जो लागू किया जा सकता है और भविष्य में या राजनीतिक में भविष्य बच्चे जो है कॉम्पिटिशन तैयारी करने वाले हैं उनको एक मंच प्रदान किया जाएगा और आगे बिल्कुल सर का कहना बिल्कुल अच्छा है कि आप समझ सकते हैं कि अगर हम एक शिक्षक पद पर रहते हैं तो मात्र 1000 से 1500 बच्चे को पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हम एक प्रशासनिक क्षेत्र में रहते हैं तो समाज में एक प्रतिष्ठित रूप दे सकते हैं और उसमें सुधारात्मक रूप जो है हम ला सकते हैं। तो बहुत बेहतर जवाब था। अब अगला प्रश्न हम सर से करते हैं कि आखिर आपके मन में पहली बार ये कब लगा कि हमको प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत जो है कार्य करना है? ये थोड़ा सा श्रोता को बताइए।
देखिए हमारे घर जो जिला मुख्यालय में है, जिला मुख्यालय में का मतलब जिले में से आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैथमेटिक्स समझते हैं, सबसे कार्य को देते हैं और लोग जो है ये भी समस्या होती है, सबसे पहले वो डीएमएस पे या अधिकारी के पास जाने की कोशिश करते हैं। फिर एक हमारी भी समस्या ऐसी हुई थी, हमको ये लगा कि जब हम इस पद पे होते हमारे की समस्याओं का समाधान करने में अधिक सहायक सिद्ध हो सकता है। एक समय था कि बक्सर के डीएम थे जो दीपक कुमार थे, अच्छा, हाँ। तो उस समय हम दूसरा तीसरे क्लास में थे। इस जहाँ हम रह रहे हैं घर के आसपास पानी निकल रहा था जमीन से, तो डीएम सर आए हुए थे, तो डीएम को काफी नजदीक से देखे, उनकी शक्तियों को देखे हम लोग, समाज में इज्जत प्रतिष्ठा को देखे, उससे समझ में आया कि हमको भी भविष्य में चलकर हाँ अधिकारी बनना है। बिल्कुल। इनका जुड़ाव अगर देखा जाए प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत तो शुरू से ही था, जब बचपन में 3 या 4th क्लास में थे उसी समय से ही जुड़ाव था। अब एक अगला प्रश्न ये है कि ये जो सफलता है, सफलता का श्रेय जो है किसको देना चाहेंगे? देखिए सफलता का श्रेय जो है सफलता परिवार के इतना दादा दादी जो है वो काफी हम लोग को अनुशासन में रखे हुए हैं, आज भी अनुशासन में रखे हुए हैं। माता पिता के जो कर्तव्य जो है वो हमेशा ये रहा कि हमारे पापा जो कपड़ा दुकान पर काम करते थे, मजदूरी करते थे किसी से, लेकिन उनका एक उद्देश्य था कि हम जो हम करना बेटा ना करे, मेरा बेटा अधिकारी बने। तो इस तरह से वो अपनी जितनी सीमित संसाधन में आर्थिक संसाधन को दिए चुका है। और हमारे चाचा जो है, इसमें 3 चाचा हमारे जो जॉब में है, लोगों ने काफी सहयोग किया हमको पढ़ाने में, तब जाके इस पद पे आज हम हैं। और शादी होने का योगदान जो काफी ज्यादा रहा, उन्होंने कभी भी अपने बाल बच्चों को संभालती रही और हमको कभी पढ़ाई डिस्टर्ब होने नहीं दिया। सर एक और प्रश्न है जो सबको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले आप पूरी फैमिली के बारे में बताइए कि आपके फैमिली में कौन कौन है और विशेष रूप से व्यक्तिगत क्या जुड़ा है? देखिए फैमिली में हमारे दादी अभी भी हैं, माता पिताजी हैं, 3 भाई हमारे हैं। इसमें बीच का भाई जो है अभी बीसीओ है छपरा में वो, और छोटा भाई है जो तैयारी करेंगे अपने कंपटीशन का, बहन है शादी हो चुका है। इसके बाद हमारे चाचा हैं, एक चाचा स्टार्ट कर गए, 3 चाचा हैं, एक चाचा मुगल शहर में जो है लोको पायलट, और जिससे ज्यादा जो दिल्ली में है वो लोको पायलट ही है। एक चाचा जो है कटनी में जेई है रेलवे, सबसे अभी लगाव है। और चाचा के बच्चे हैं वो भी आगे जो भविष्य में तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में, भविष्य की हम आज शुरू बने कल वापसी बन सकते हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे भी परिवार में सदस्य हैं जो बेहतर पदों पर सुशोभित हैं। तो अब आगे फिर प्रश्न का जरिया हम रखते रहेंगे, लेकिन अब कुछ जो पॉइंट है उन चीजों को हम आप के समक्ष रखना चाहेंगे, जिसमें कुछ हम पॉइंट पहले से लिए हैं, उन चीजों को थोड़ा पूछते हैं। एक तो सबसे इसके बाद प्रश्न ये है कि इस सफलता के बाद खुशी को कैसे महसूस करते? खुशी होना लाजिमी है, इतने सालों से मेहनत किए हैं और आज मुकाम हासिल हुआ, लेकिन उस समय तब तक खुशी होगी जब मुझे बिहार पुलिस सेवा में चयन हुआ। लेकिन आज काफी खुश हैं और पहले से आशा भी था कोई ना कोई पोस्ट मिलेगा, चयन तो होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब देखिए अगला एक पॉइंट और है कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स जो कई बार असफलता के बाद भी वो क्या करते हैं कि हार मान लेते हैं, और निश्चित रूप से वो कि ऐसा होता है कि तैयारी छोड़ देते हैं, नहीं तो वो अगले दूसरे कार्य में लग जाते हैं। अभी हाल ही में आपको पता है कि 65वीं और 66वीं का भी रिजल्ट आया था। 66वीं का मेंस होने वाला है, तो लगे हुए हैं, और 65वीं का जो है मेंस हो चुका है, इंटरव्यू है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे जो श्रोतागण हैं उनको बताइए। पहला चीज तीसरा प्रयास में मेरा सफल हुए, 60 से 62 में इंटरव्यू दिए थे, असफल हो चुके, हार नहीं माने। फिर 63 यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, सफल हो गए, फिर भी हार नहीं माने। एक उम्मीद था कि चलो अगला तो मेंस दिए है ना, अगला होगा उसमें होगा। इसी तरह में 64वीं में फाइनल हुआ, लेकिन अब उम्मीद है कि 65वीं का मेंस दिए हैं, तो शायद इससे अच्छा पोस्ट हमको हासिल करना। 65वीं का मेंस दूसरा चीज, असफलता कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इंसान असफल सफल दो ही चीज होगा,
हम जिस दुनिया में आए हुए हैं, जिस कंपटीशन में आए हुए हैं, या तो सफल होंगे या असफल होंगे। असफलता जो है सफलता की सीढ़ी है, उससे वहां कुछ सीखने को मिलता है। दूसरा चीज है कि असफल जब हो रहे हैं, हमें को ये स्वयं को मूल्यांकन करना होगा कि हमें क्या कमियां रही, क्यों असफल हो रहे हैं, ऐसी क्या रणनीति बनानी होगी कि हम आगे जो है असफल ना हो, सफलता की आगे बढ़े। सबसे बड़ा चीज है कि जब इंसान असफल होता है तो कुछ समय के लिए निराश होता है लेकिन निराश होना लाजमी है, वो मानो कि एक नेचर होता है निराश। लेकिन निराशपन को अपनी मानसिक पटल पर ब्रेन को उसका हावी नहीं होने देना चाहिए। जैसे हम 62वीं में नहीं हुआ, इससे हमें बता रहे हैं आपको सच्चाई कि 62वीं में सिलेक्शन नहीं हुआ, अपेक्षा था कि सिलेक्शन होगा, लेकिन नहीं हुआ तो 1 घंटा रोए थे। ठीक है, बिल्कुल हाँ, ये होता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने रोना गाना बंद कर दिया क्योंकि रोने से फिर में सिलेक्शन नहीं होने वाला, रोने से शायद हम नेगेटिव में जाएंगे, डिप्रेशन में जा सकते हैं। 30वीं का रिजल्ट जब आया था सुबह 3 बजे आया हुआ था और 65वीं का पीटी था अगले दूसरे दिन था। तो इस समय सुबह उठे रिजल्ट देखे नहीं हुआ था, मन निराश हुआ, लेकिन ये था कि हमको जाना है पूर्णिया एग्जाम देने। तो हमने तैयारी में लग गए कि चलो एक इसी बहाने टूर भी मना लेते हैं, घूमने का एग्जाम भी हो जाएगा, तो निराशपन में दूर भी हो जाएगा। एक चीज है कि आप हार नहीं मानना चाहिए। आप एक मूवी देखे होंगे माउंटेन मैन माझी, बिल्कुल देखिए उसमें नसरुद्दीन शाह का कहना यही है कि उस लाइन हमको याद आ रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो यदि वो इंसान एक प्रेरणा लेकर अपनी वाइफ के लिए, प्रेमिका के लिए एक मृत्यु हो जाने पर 22 साल तक पहाड़ काट सकता है, जिसमें किसी प्रकार की आर्थिक आमदनी होने वाली नहीं है और समाज में तिरस्कार की भावना से भी देखी जाए तो पागल कहा रहा है। तो क्या हम आर्थिक सम्मान पाने के लिए समाज में और आर्थिक लाभ, देखिए आर्थिक लाभ तो होने वाला है क्योंकि स्तर चेंज हो जाता है, तो इतने लाभ पाने के लिए क्या हम 5 साल मेहनत नहीं कर सकते? अब दशरथ माझी 22 साल पहाड़ काट सकते हैं, क्या 5 साल मेहनत नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है। आप देख सकते हैं कि आज तो हम देख रहे हैं कि जो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो बच्चों का क्या बन गया है, एक जुबान पर बना है। और हमेशा आप देख रहे हैं कि इस ध्येय को लेकर बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार सफलता की तरफ अग्रसर भी हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा जवाब इसका दिए आपने। अब आगे देखिए, इसके बाद एक और छोटा सा प्रश्न ही है। प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो जनरल तैयारी करते हैं, लेकिन होता है क्या कि वो बीपीएससी की तरफ ध्यान रखते हैं कि उनको करना है। तो उन प्रारंभिक स्तर के जो बच्चे हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, तो उनके लिए आप एक तरह से हम सुझाव क्या दे सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सुझाव ये रहेगा कि आते इसे कैसे देखना होगा। यदि आप मजबूत नहीं है तो कम से कम एक छोटा सा नौकरी पकड़, इससे क्या होगा कि एक आर्थिक बल उनको मिलेगा, इसका कॉन्फिडेंस मिलेगा। यदि सफल होते भी नहीं है तो उनको यहाँ तो रहेंगे ना कम से कम। इसी वजह से हमें टीचर की नौकरी ज्वाइन करके एक प्लेटफॉर्म मिलेगा हमको, और इससे हम परिवार भी चला सकते हैं, बक्सर में रह भी सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। एक टीचर एक ऐसा जॉब है जिसमें आप पढ़ाते समय पढ़ भी सकते हैं। दोनों लाभ होगा, तीनों लाभ होगा। आप सोच लीजिए, आर्थिक लाभ भी हो रहा है, आपको पैसा भी मिला पढ़ने के लिए, परिवार चलाने के लिए, पढ़ा रहे हैं तो उसमें ज्ञान भी मिल रहा है, समय भरपूर मिल गया, पढ़ सकते हैं। तो आप एक छोटा सा नौकरी पकड़िए, अब नौकरी आप एक डिसाइड कीजिए कि हम किस लायक हैं और हमारा हॉबी कहाँ, किस स्थिति में जाने की हॉबी है, अपनी हॉबी को डिसाइड करिए और लगने के लिए देखिए किस तरह का प्लेटफॉर्म कर सकता है। सक्षम है कि हम आगे सक्षम का तैयारी सीधा लग जाइए, सक्षम नहीं तो कम से कम जाके आप पढ़ा लीजिए, ट्यूशन पढ़ाइए या नौकरी पकड़िए, कुछ तो करिए, करते हुए पढ़ाई करिए तभी अच्छा रहेगा। उससे आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा, आपको बोझ भी नहीं आएगा और पढ़ने में मजा भी आएगा। अभी आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में नोटिस जारी किया गया था कुछ दिन पहले, जो कि 67th बीपीएससी की बात है, और शायद हमें लग रहा है कि जुलाई में उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इन बच्चों के लिए एक तरह से पीटी के लिए क्या बुक प्रिफरेंस कर सकते हैं जिससे वो पढ़कर पीटी में रिजल्ट दे पाए। खैर, इस तरह तो बीपीएससी का जो तैयारी करते हैं उनके लिए सिर्फ पीटी नहीं होता है, पीटी मेंस इंटरव्यू का तैयारी साथ साथ करना होता है। लेकिन एक तरह से जो मानक बुक्स, जो मानक पुस्तक
तो पीटी के लिए कौन सा एक संदर्भित होगा, वो थोड़ा उसके बारे में सुझाव दीजिए। देखिए, पहले पीटी के आपको बेसिक मजबूत करना होगा। इसके लिए आप 6 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक एनसीईआरटी के बुक का अध्ययन कीजिए। और एक किताब का नाम लेना चाहते हैं, इसको हमने यूज किया है अभी तक। एक लुसेंट जो समान ज्ञान है उसके यूज कीजिए, लुसेंट समान विज्ञान के यूज कीजिए, क्योंकि हम हर पीटी से पहले हम 3-4 दिन पढ़ते थे, लुसेंट पढ़ते ही जाते थे। इसके अलावा आप कम से कम 2 या 3 मैगजीन का प्रयोग कीजिए, ताकि करंट से आप अपडेट रहिए। इतने करने के बाद आप, यदि आपकी तैयारी अच्छी, बेसिक अच्छी हो जाती है, तो हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। आप समूह बनाइए अपने बच्चों को, जो तैयारी करने वाले 5-10 बच्चों का समूह बनाइए और ग्रुप डिस्कशन कीजिए। और इससे बच्चों में आप क्या कीजिए, कोई एक पेपर तैयार करें, बाकी लोग टेस्ट दें। टेस्ट देने से क्या होगा कि आपको निखार आएगा, वो कमियां मालूम चलेगी कब कहाँ है, और तैयारी करने में सहूलियत होगी। और एक चीज जरूर कहें कि आप कम से कम पीटी के लिए 6 महीने का समय दीजिए। एनसीईआरटी बुकों का अध्ययन कीजिए, उसको पॉइंट बनाइए, उसे कॉपी पर नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए, करंट से अपडेट रहिए। और पीटी का मजाक मत लीजिए, क्योंकि पीटी आसान चीज नहीं है आज के लिए यूपीएससी के लिए। हाँ, और अब देखा जाए तो अभी फिलहाल जो 66 का जो रिजल्ट आया है, उसमें काफी जो कट ऑफ है, जितना हम लोग सोचे भी नहीं थे, शायद उससे अधिक गया है। शायद जनरल का 108 पर कट ऑफ गया है। तो इसके बारे में आप एक तरह से हम लोग प्रतियोगिता के तौर आप क्या कहना चाहते हैं कि इतना क्यों प्रतियोगिता बढ़ रहा है, तो इसके लिए और क्या मेहनत इतना करें ताकि इसमें कौन कौन होता हो। देखिए क्या है कि पहले जो था, एक हम आज सोशल मीडिया की यूट्यूब चैनल बहुत सारे खुल चुके हैं, और आज ज्ञान सीमित नहीं है। लेकिन पहले क्या था कि जैसे हम अपनी कहानी बता रहे हैं, हम आदमी से मजबूत नहीं था, 1 रुपया भाड़े पर मैगजीन खरीदते थे, और हमारे दबाव होता कि 2 रुपया में इसको पढ़ जाना, ठीक है। इसमें संसार काफी कम होते थे, रिसेंट इसमें था नहीं, और बहुत सी किताबें नहीं होती थी, हम इकट्ठा करते थे उसको समाप्त करके। आज क्या मोबाइल की जमाना, सोशल मीडिया के जमाना, यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, आप ज्ञान की सीमाएं नहीं रह गई, ज्ञान आपके हाथ में आ चुका, मोबाइल में आ चुका है। आप रिचार्ज कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आज जिससे कि हम पीटी से पढ़ यूट्यूब चैनल का यूज करते हैं करंट के पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीजों को यूज कीजिए आज। और इन चीजों का क्या प्रभाव हुआ है कि बच्चे जो है काफी जागरूक हो चुके हैं। अब आप ये कहना नहीं किसी का अभिभावक है, सिखाना नहीं कि बच्चे तुम पढ़ो। अब बच्चे का मुंह एक मोटिव हो चुका है कि मुझे बनना है, इसलिए क्या करना होगा, ऐसे करके कॉम्पिटिशन काफी हाई हो चुका है। और इसमें काफी योगदान जो मेरे सोशल मीडिया का, यूट्यूब चैनल का है, और किताबों का है। बहुत से प्रकाशन किताब आ रहे हैं, और इससे सबसे ज्यादा बच्चों का मेहनत लगन का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने देखा कि कट ऑफ बढ़ने के पीछे कारण ये है कि प्रतियोगिता इतना बढ़ गया है कि बच्चे काफी जागरूक हो चुके हैं, और हर बच्चे के मन में और जीवन में ये है कि हमें एक बेहतर सफलता प्राप्त करना है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आपसे पूछेंगे यहाँ पर ये है कि जो सेल्फ स्टडी और जो कोचिंग वाला एक पढ़ाई है, एक मिथक बन चुका है। और हम सब जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो आपने खुद सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी की है, क्योंकि एक शिक्षक के पद पर होते हुए और भी उसमें कार्य करते हुए और कार्य करने के फलस्वरूप पद प्राप्त किए हैं। तो इन दोनों में कौन बेहतर है, कोचिंग बेहतर है या सेल्फ स्टडी बेहतर है? थोड़ा सा इसके बारे में सुझाव जो श्रोतागण है उनको दीजिए। जिसका बेसिक अच्छा है सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो बेसिक अच्छा है। देखिए कोचिंग भी खराब चीज नहीं है, कि वो आपका सहायक है, ठीक है, लेकिन कोचिंग से ही केवल नहीं होने वाला है, ठीक है। कोचिंग एक सहायक बन सकता है आपके लिए। इससे देखिए कोचिंग से एक और चीज फायदा होता है कि कोचिंग से आपको माहौल मिलता है। आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे बहुत से बच्चे मिलते हैं, कंपटीशन ज्यादा होता है, और वहाँ पे एक समय होता है, उस समय के माध्यम से लगता है कि इतने दिन में ये खत्म हो जाएगा, आपको ये विषय खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, रिवाइज होगा, बहुत से बच्चे मिलेंगे। तो कोचिंग सहायक हो सकता है, लेकिन केवल कोचिंग से आप सफल नहीं हो सकते। आपको बेसिक जानना होगा, मेहनत करना होगा। उस बेसिक में थोड़ा सा निखार जो बहुत से टीचरों का अनुभव जो होता है काफी काम आते हैं, ठीक है, उनको नकारा नहीं जा सकता है। आपको मेहनत करना होगा। सेल्फ स्टडी इनके लिए देखिए क्या होता है कि जैसे जॉब में जो है उनके पास समय नहीं, छुट्टी नहीं है, तो कभी कभी ऑनलाइन वो भी यूट्यूब चैनल या ऑनलाइन माध्यम से तो कोचिंग ले ही रहे हैं। जैसे हमने लिया, हम डायरेक्ट नहीं लिए, इनडायरेक्ट लिए। तो ये चीजें क्या सहायक है कोचिंग।
बिल्कुल बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि जो सर है टीचिंग लाइन में होते हुए और काफी मेहनत करके जो है इस पद को प्राप्त किए हैं। और आपको पता है कि इस पद को प्राप्त करना एक पेशे के साथ जुड़े हुए रहते हुए बड़ा दिक्कत होता है। तो आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं जो काफी हर बच्चों के लिए जो है एक या जो किसी जॉब में है और वो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए काफी मार्ग प्रशस्त। तो प्रश्न ये महत्वपूर्ण है कि आपकी जो दिनचर्या थी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप लगातार जो है सुबह जो 10 बजे की ड्यूटी होता है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक लगभग स्कूल में रहना है और बच्चों को पढ़ाना और इसके बाद जो भी समय बचता था तो किस प्रकार से आपका शुरू से आप बताइए कि रूटीन क्या था सुबह से लेकर शाम कब तक जगते थे यहाँ से। देखिए क्या है कि हम रात में अध्ययन करते थे अधिकांश समय, पढ़ाई अधिकांश रात में होती थी। हम सुबह में थोड़ा लेट जगते थे, एक हम रात में 1-2 बजे सोते थे, लेट जगते थे। जगने के बाद न्यूज पेपर देखते थे पहले, उसके बाद विद्यालय जाते। विद्यालय जाने का एक था कि हमको अपनी झोला या बैग में किताब कॉपी लेके ही विद्यालय जाते थे अपने लिए। और क्लास लेने के बाद जो खाली समय बचता था एकांत में अपने बैठ के पढ़ाई करते थे। तो हमारे विद्यालय में शिक्षिका थी जैसा पढ़ना कुमारी, उनका भी चेंज हुआ है पोस्ट पर। तो 2 लोग थे हम लोग जो विद्यालय में बैठ कर अध्ययन करते थे, उससे सहायता मिलता था। फिर शाम को आने के बाद वह गेम क्रिकेट खेलते थे, ठीक है। और मेरा हॉबी है क्रिकेट खेलना। तो गेम खेलने के बाद फिर रात में जो है अपना पढ़ाई शुरू होता है। खाली समय में हमको बस पढ़ना है, खेलना है, खाना पीना है और जॉब करना है, बस यही है, कुछ कोई खास काम नहीं। बिल्कुल। आप लोगों ने देखा कि सर जो है सर के साथ एक मैडम भी हैं जो जिनका नाम अपर्णा कुमारी है और शायद उनका रैंक 500 469 हो सके तो उनसे भी हम आप लोग उनकी भी जो स्ट्रेटजी थी जिसके माध्यम से वो तैयारी की थी हो सके तो उनका भी इंटरव्यू लेकर आपके समक्ष प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। तो एक अंतिम प्रश्न, अब चूंकि लगभग जो प्रश्न था जिससे बच्चों को सहायता मिल सकता था वो तो हो गया। एक अंतिम प्रश्न जाते जाते ये है कि किसी भी शुरुआती स्टूडेंट के लिए पीटी मेन और इंटरव्यू तीनों को कैसे एक तरह से सफलता प्राप्त कर सकते हैं वो आप ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए बताइए। क्योंकि शहर के बच्चे तो बहुत सारे माध्यम मिल जाते हैं लेकिन जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे जिनको पीटी मेन और इंटरव्यू तीनों अगर क्लियर करना हो तो क्या एक प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे वो कर सके। जैसे कि पीटी के लिए तो कुछ सुझाव दिए हैं, मेंस के लिए और खासतौर पर इंटरव्यू के लिए क्या होना चाहिए इसके लिए बताएं। मेंस के लिए क्या है कि पहले आप प्रश्न जो बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं प्रश्नों का अध्ययन कीजिए, किस प्रकार के प्रश्न का नेचर क्या है, इसके अनुसार आप बुक्स को देखिए, जो मानक है उसका अध्ययन कीजिए। अध्ययन करने के क्रम में आप नोट्स बनाना सबसे बड़ा चीज है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन का आप बना लीजिए कि इस विषय के लिए हम 50 क्वेश्चन का नोट्स बनाएंगे, उससे हमें इतिहास चाहिए पूछे जाते हैं भारतीय इतिहास से ज्यादा दिए, इसके लिए हमने बनाकर 25 क्वेश्चन का नोट्स बनाना। हर विषय का नोट्स बना लीजिए और नोट्स को हमेशा न्यूज पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से डाटा जो है अपडेट करते रहेंगे। नोट्स बनाकर आप इसके बाद रिवाइज कीजिए। अपना पेपर चयन करते समय ध्यान रखिए कि आप किस विषय में आपकी रुचि ज्यादा है। खास करके आपके ग्रेजुएशन का जो विषय उसको भी रख सकते हैं या जो आपके जो अच्छा विषय है उसको रखिए। रखने का भी ध्यान रखिए विषय का सिलेबस जो है क्या उसके पाठ्य पुस्तक जो है उपलब्ध है कि नहीं, क्या अच्छे मार्गदर्शक उपलब्ध है कि नहीं, इसका ध्यान आपको रखना। तो नोट्स बनाना काफी जरूरी है। नोट्स बनाने के करिए और उसको रिवाइज भी करिए, रटने वाला काम रिवाइज कीजिए। इतना करने का लेखन शैली विकसित करने के लिए आप खुद से एक क्वेश्चन तैयार करिए, समय दीजिए इतने मिनट में कोई क्वेश्चन को लिखना, उस समय अधिक लीजिए लेकिन लिखिए जरूर, इससे लेखन शैली में सुधार होगा। और ईमानदारी से मूल्यांकन भी कराइए या सीनियर से या आपके जो इसका इंटरव्यू भी आपको बताते हैं। इंटरव्यू के लिए क्या है, पर्सनालिटी का टेस्ट, और इंटरव्यू के लिए आपको कम से कम 3 या 4 न्यूज पेपर का अध्ययन कीजिए जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होता। अपना पेपर का काफी बारीकी से अध्ययन कीजिए, ग्रेजुएशन के जो विषय उसका अध्ययन कीजिए, बैकग्राउंड का अध्ययन कीजिए
आप जहाँ से ग्रेजुएशन किए उसका अध्ययन कीजिए। जैसे हम ग्रेजुएशन बीएचयू से किए थे, तो बीएचयू से काफी बारीकी से अध्ययन करना होगा कि उसमें ये हो गया, अच्छा आप बनना क्या चाहते हैं, अपनी चॉइस क्या है, प्रेफरेंस क्या है, उसका भी आप बारीकी से कार्यों का अध्ययन कीजिए। आपकी हॉबी क्या है, ये भी ध्यान दीजिए कि आपको एक बनाना होगा सही से, उसका उसको बारीकी से अध्ययन करना होगा। ये सब करने के बाद मॉक इंटरव्यू दीजिए। मॉक इंटरव्यू आप कोचिंग में भी दे सकते हैं। कोई समर्थवान आप नहीं है, आप जो आपके पास आसपास के लोग अच्छे जो सीनियर हैं या आपके जो क्लासमेट जो तैयारी करने वाले हैं, उनके बीच में बैठे बंद रूम में आप या आईना के सामने मॉक इंटरव्यू दीजिए। अपने वहाँ देखिए सामने वाले जो मॉक लेने वाले हैं उनकी सलाह का बारीकी से ध्यान दीजिए, उनकी सलाह को अपनी ईगो को मत दीजिए। ये तो मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पीटी के बाद जो मेन फॉर इंटरव्यू के लिए जो मेन तैयारी है वो स्वयं से हो सकता है कि स्वयं पर आप मेहनत नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वो होना मुश्किल है। एक सर सबसे मतलब मिथक बना हुआ ये है कि बुक्स के लिए जो मेंस के लिए जैसे हम लोग जानते हैं कि लगभग 1000 अंक का एग्जाम होता है, जिसमें 100 नंबर का पहले हिंदी होता है और हिंदी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि किसी तरह से पास करना अनिवार्य, उसमें पास मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। और पासिंग करने के बाद ही आप 900 नंबर का जो पेपर है, 3 पेपर GS1 GS2 और जो आपका एक ऑप्शनल है वो, तो उस कॉपी की चीज हो सकती है। तो अब यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण है जो पेपर 1 जैसे हम लोग GS1 और GS2 के लिए कौन सा बुक बेहतर होगा और एक ऑप्शनल के लिए बाद में बात करें बोले ये दोनों चीज को बता। क्योंकि इतिहास में जो है जैसे जीएस के फर्स्ट भारतीय काल इतिहास पूछे जाते हैं, इसलिए आप एनसीईआरटी के बुक का अध्ययन कीजिए। इसके अलावा इतिहास से माली का भी बुक आता है, प्राचीन किसी श्रीवास्तव का बुक आता है, उसका अध्ययन कीजिए आप। इसलिए काफी है, इससे अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि इस भाग से क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं यूपीएससी में रिपीट के लिए होते हैं, तो आप नोट बना लीजिए। तो भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था, इसके लिए आप राज्य व्यवस्था के लिए एक यूनिक एक किताब आता है, यूनिक प्रकाशन का, उसका अध्ययन कीजिए। उसके बाद आप जो है एक किताब आता है लक्ष्मीकांत का भारतीय राज्य व्यवस्था, उसका अध्ययन करना होगा आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आप जो है एनसीईआरटी बुक काफी है, ठीक है, उसका अध्ययन कीजिए। इसके बाद आप स्टैटिस्टिक्स आता है, इसके लिए आप स्टैटिस्टिक्स के लीजिए। डाटा होता है इसमें एक किताब देखिए, हम जिस किताब का अध्ययन कीजिए प्रकाशक का नाम बताना उचित नहीं समझ रहे, पढ़ना बहुत सी किताब अवेलेबल है, आप उसको लेकर और अधिक से अधिक उसको अभ्यास कीजिए। स्टैटिस्टिक्स के मायने आप कमजोर हैं तो कोचिंग का सहारा लीजिए या किसी सीनियर का सहारा लीजिए जो तेज उसमें। सेकेंड भाग में आता है आपको भूगोल। तो भूगोल जो है समान से भूगोल पूछे जाते हैं, आप उसके लिए वहां के भूगोल का कोई किताब ले लीजिए या एनसीईआरटी काफी अच्छे हैं, इससे काम चल जाएगा आपका। उसके बाद देखिए साइंस टेक आते हैं, ये हमारे सबसे कमजोर हमारे लिए जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट उनके लिए काफी कमजोरी इसमें माना जाता है। इसके लिए हमने पटना में कोचिंग किए थे, लेकिन इसके इतिहास काफी बारीकी से हमको बहुत जमीनी स्तर से अध्ययन कराया था हमको, उन्हीं का आज मतलब इस विषय में हमको नंबर दिया था। ये जीएस के भाग हो गए, ऑप्शनल क्लियर। अच्छा एक सर और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो मैथ इनका कमजोर और खासतौर पर जो डीआई का क्वेश्चन उसमें आता है वो बहुत दिक्कत होता है। तो डीआई के लिए खैर आपका भी शायद सोशल साइंस से जुड़ा था, तो डीआई के लिए आपने कैसे तैयारी किया? डीआई में बहुत सारे बच्चों का काफी दिक्कत होता है, तो उसके लिए थोड़ा सुझाव दीजिए। हाँ, सोशल साइंस के टीचर थे, लेकिन आज भी हम अपने हाई स्कूल में मैथ ही पढ़ाते हैं। अच्छा ठीक है, साइंस भी पढ़ाते हैं विषय। मैं हिंदी संस्कृत छोड़कर इंग्लिश छोड़कर बाकी विषय अपने हाई स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और मैथ में सबसे अच्छा विषय रहा है। ठीक है, हम अलग चीज है कि आज से जुड़े हुए, लेकिन मैथ से काफी ज्यादा लगाव रहा है। ठीक है, और पटना में भी हम डीआई का कोचिंग पढ़ाते हैं। और रहा बात डीआई कोई भास्ट, ठीक है, लोग इसको फोबिया बना देते हैं, डर जाते हैं कि हमसे नहीं बनेगा हमसे। इस समय विद्यालय पढ़ना कुमारी काफी कमजोर थे डीआई में, काफी मेहनत की, उनको हमने काफी जमीनी स्तर से बताए थे और हमको लगा कि बहुत अच्छा देगा।
तो ये है कि आप लगन अभ्यास कीजिए, एक अच्छा मार्गदर्शन में डरिए मत, फोबिया मत पालिए कि DI हमसे नहीं होगा। दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। मेहनत के सामने, लगन के सामने कोई भी चीज असंभव नहीं है। जब दशरथ माझी 22 सालों में पहाड़ काट सकते हैं, तो क्या हम 22 महीने में DI नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मेनली इसमें देखा जाए तो जो स्टूडेंट्स अगर लगातार प्रैक्टिस में लगे हैं तो उनके लिए बहुत आसान है। DI कोई ज्यादा एक हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। एक और प्रश्न है मेन, अब तो ऑप्शनल वाली बातें हैं। ऑप्शनल में आपने कौन सा विषय चयन किया था, इसके बारे में थोड़ा सा श्रोतागण को बताइए। श्रम एवं समाज कल्याण है ऑप्शनल। इसके पीछे क्या रीजन था सर? जैसे कि बहुत सारे विषय हैं आपका, तो खैर सोशल साइंस से जुड़ाव रहा है, तो आपने LSW को आखिर क्यों चयनित किया, इसके पीछे थोड़ा रीजन बताइए। देखिए, LSW में सबसे ज्यादा रुचि है उस विषय में। LSW 2 भाग है, एक कानूनी भाग है, श्रम कानून का अध्ययन करना होता है, दूसरा भाग समाज समस्याओं से जुड़ा हुआ समाज समस्याएं और जब हम कल प्रशासन में जाते हैं तो इन चीजों का कल उपयोगिता है, प्रत्यक्ष रूप से उपयोगिता है चीजों का। तो हम कानूनों का अध्ययन किए हैं, कल इन कानूनों को लागू करने में किसी समस्याओं को समझने, कोई भी समस्या को समझने में आसानी होगी, क्योंकि हम कानूनी पहलू को जानते हैं, कानून में से क्या कहा है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए हैं। दूसरा चीज की, यदि हम समाज में फिर हम समाज प्रशासनिक अधिकारी बन आते हैं तो समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बेसहारा, महिलाओं को लेकर समस्याएं हैं, बुढ़ापा को लेकर समस्याएं हैं। हम LSW के इस भाग में इसी को अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करने का है कि इसकी मूल कारण क्या है समस्या, इसका अध्ययन किया है और सरकार ने इस समस्या को दूर करने कौन कौन सी योजना चला रहे हैं। तो हम प्रशासन में जाएंगे तो योजनाओं को लागू करने में, समस्याओं को हल करने में काफी हमको वैज्ञानिक या व्यवहारिक आधार हमारे पास अंदर रहेगा। और सबसे बड़ी चीज बताते हैं आपको कि ये जो वर्ग होते हैं समाज के कमजोर वर्ग, इसको मानिए आप, जब हम उनका अध्ययन किए हैं अच्छे से, तो इनके प्रति हमारी सिंपैथी भी रहेगा। बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि अगर हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं और उसका हम पहले से अध्ययन कर ले तो निश्चित रूप से उसके बारे में हम बेहतर कार्य कर सकते हैं औरों की अपेक्षा। बिल्कुल। तो हम लोग जानते हैं कि राजस्व पदाधिकारी के रूप में चयनित हुए हैं सर, और आगे इनकी क्या रणनीति होगी समाज के प्रति, ये थोड़ा सा अंतिम प्रश्न जो बता दीजिए। देखिए, समाज के प्रति रणनीति यही रहेगी, सरकार की योजनाएं जो है उसको जमीन पर लागू करना सबसे बड़ा है और कानून व्यवस्था बनाए रखना। ये होगा कि हमारे कोई भी समस्या लेकर हमारे पास लोग आए, ठीक है, तो हम समस्याओं को सुनने की कोशिश करें। आप ये सुनेंगे आप चीज की, तो बहुत से लोग जाते हैं इस भाव से क्या हम सीओ से बात कर पाएंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यदि हम सीओ के रूप में हम हैं, कोई हमारे पास से बात करें, समस्याओं को सुन लेंगे, तो कम से कम उनकी जो मन में अशांति की भावना है, जो मन में जो उनके कुछ है वो शांत होगा, तो खुशी होगी, सच बात तो सुने हमारे, जब उनकी बातों को सुने तो समस्या का समाधान जरूर होगा उनसे। तो सबसे बात है कि आप बातों को सुनिए, क्योंकि लोग काफी अपेक्षा लेकर आपके पास आए हैं, क्योंकि जब इंसान के पास कोई समस्या होता तभी वो तो अधिकारी के पास जाते हैं। जब अधिकारी सुनेंगे ही नहीं तो लोग इससे निराश कम होगा, प्रशासन के प्रति लोग के मन में उदासीनता आएगी। और एक प्रशासक सिविल सेवक होता है, सेवा करने के लिए आया हुआ है, और एक अधिकारी आप बने हैं तो मतलब कि समाज के लिए बने हैं, समाज की सेवा के लिए बने हैं। और यदि यही हम काम नहीं करें तो बनना कोई हमारे लिए उचित नहीं। बिल्कुल। आज हमारे साथ जुड़े थे मनोज कुमार गुप्ता जी, जो कि एक शिक्षक के पद पर रहते हुए एक राजस्व पदाधिकारी तक का सफर आपने देखा किस प्रकार से इन्होंने अपनी इस मंजिल को प्राप्त किए हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि हम आपको ऐसे ही और भी इंटरव्यू जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका हम देने वाले हैं। तो धन्यवाद।